हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, घर में होंगे। और देखिए, इस समय यही ज़रूरी भी है। काफ़ी देश इस समस्या से लड़ रहे हैं, अमेरिका, इटली और न जाने कितने देश इससे लड़ रहे हैं। भारत भी इसी में जूझ रहा है। देखिए, प्रॉब्लम तो है। अभी तक तो ये लग रहा था 20 दिन में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि जो गवर्नमेंट फैसले ले रही है वो काफ़ी अच्छे हैं। और शायद दिक्कत ज़रूर हो रही है सभी लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर ये चीज़ हो गई है। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो आज जो है क्लास 12th का चैप्टर 4 पोइट्री का ये चैप्टर 4 है। इससे पहले मैंने आपको पोइट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाया। ये वो जो थी वो थर्ड पोएम थी, और ये जो पोएम है वो आपकी चौथी वाली है। तो इसका नाम है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। देखिए, एलिजी जो होती है वो होता है एक पोएम का टाइप होता है। जैसे आपकी एक पोएम होती है सोनेट, ओके, जैसे एक सोनेट होती है वैसे ही एलिजी भी होती है। सोनेट जो होती है वो 14 लाइन्स की पोएम होती है, ओके। एलिजी होती है उन पोएम को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा दुख में लिखी जाती हैं। लैमेंट की जब स्थिति आ जाती है, दुख की जब स्थिति आ जाती है, तब लिखी जाती है। एनर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की एक एलिजी जो है, एक दुख वाली जो एक पोएम है वो लिखी गई है एक कंट्री में। वैसे होता है देश, लेकिन कंट्री में गांव भी होता है। चर्चयार्ड मीन्स होता है कब्रिस्तान। क्या होता है? कब्रिस्तान होता है। तो एक गांव के कब्रिस्तान में एक एलिजी लिखी गई है, एक दुख भरी पोएम लिखी गई है। दिस पोएम वाज कंपोज बाय थॉमस ग्रे। इस पोएम में जो है बेटा आप लोग को बताया जाएगा कि कैसे जो है गांव के जो गरीब लोग होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो अपने कब्र में लेटे हुए हैं और क्या हो रहा है, सारी बातें थॉमस ग्रे इस पोएम में आपको बताएंगे। कल मैं इसका सेंट्रल आइडिया लेकर आऊँगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे मैं हर बार लाता हूँ। पोएम पढ़ाता हूँ, पोएम के बाद मैं आपको सेंट्रल आइडिया भी पढ़ाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, द कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू, देखिए कर्फ्यू मिस होता है गिरजाघर की शाम की घंटी। गिरजाघर क्या होता है? चर्च में शाम को। देखिए पोएम बहुत पुरानी है, आजकल के दिन से मत कंपेयर करना, ओके। ये फॉरेन की पोएम है, पहली बात। दूसरी बात, गांव की है। कहाँ के गांव की? यहाँ के गांव की नहीं है, इंडिया के गांव की नहीं है, फॉरेन की गांव की। तो आप उसको ही ध्यान में रख के करिएगा। और उस पोएम में भी जो गांव की स्टोरी है, ये जो पोएम है उसमें भी ये पुरानी पोएम है। पुराने लोग कैसे रहते होंगे, आजकल तो फॉरेन में भी जो गांव है उनके लोगों का भी रहने का तरीका बदल गया होगा। तो कुछ पुराने वर्ड आने वाले हैं जिसे आप समझ लीजिएगा। द कर्फ्यू मिस होती है एक बेल जो चर्च में लगी होती है और ये शाम को बजती है। टॉल्स मिस होता है बजना। द नेल मिस भी होता है घंटी। ऑफ पार्टिंग डेज मिस होता है जब समय खत्म होने वाला होता है, मतलब शाम होने वाली होती है, तो उसको कहते हैं। द कर्फ्यू टॉस द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लफ्ड मैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। द कर्फ्यू टॉस की जो गिरजाघर की घंटी है, वो गिरजाघर की जो घंटी वो बजती है। द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, समय जब खत्म होने वाला होता है, मतलब दिन का जब अंत होने वाला होता है, तब ये घंटी बजती है। गिरजाघर की घंटी बजती है, और कब बजती है? जब दिन का अंत होने वाला होता है, मीन्स जब शाम होने वाली होती, तब ये घंटी बजती है। द लोइंग हर्ड, लोइंग में होता है रंभाना, जैसे गाय बोलती हैं, रंभाती हैं। हर्ड मिस होता है झुंड। विंड स्लोली ओवर अ ली, देखिए ली मिस होता है आपका चारागाह, जहाँ पर जानवर चरने जाते हैं, उस जगह को कहते हैं, मैदान बोल लीजिएगा आप। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर अ ली, कि चारागाह से धीरे धीरे
लोइंग हर्ड यानी रंभाती हुई जो जानवर हैं वो रंभाते हुए वापस लौट रहे हैं। ओके, हवा के साथ, मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, विंड है, लेकिन जो है जो जानवर हैं वो रंभाते हुए शाम को वापस लौट रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि जब शाम हो जाती है तो जानवर लौटते हैं अपने जहाँ भी चरने जाते हैं वहाँ से वो लौट रहे होते हैं। द प्लफ मैन होमवर्ड प्लॉड हिज वेरी वे। प्लफ मैन, देखिए प्लफ मीन्स होता है खेत जोतना, और प्लफ मैन आ गया तो खेत कौन जोतता है? किसान जोतता है। तो यहाँ पे बोलेंगे द प्लफ मैन यानी जो किसान है। होमवर्ड, होमवर्ड मीन्स होता है घर की ओर। ये वर्ड जो लिखा है वार्ड, WARD, वार्ड मीन्स होता है ये ओर, जैसे टू वर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बहुत सारे वर्ड बने। वैसे होमवर्ड मीन्स घर की ओर। तो जो प्लफ मैन है यानी कि जो आपके किसान है वो होमवर्ड यानी घर की ओर लौट रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है। प्लॉट्स हिज वेरी वे, देखिए प्लॉट्स मीन्स होता है धीरे धीरे थके हुए तरीके से, थका हुआ। और वेरी वे मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े रास्ते, गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से थकते हुए जो किसान है वो घर की ओर लौट रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और मुझे जो है डार्कनेस के साथ इस संसार में छोड़ रहे हैं। देखिए फिर से बताता हूँ थॉमस ग्रे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर जब शाम होने वाली होती है तो गिरजाघर की घंटी बज जाती है, मतलब कि शाम के समय गिरजाघर की घंटी बज गई है। लोइंग हर्ड, रंभाते हुए जो पशु हैं वो चारागाह से लौट रहे हैं, और उनके साथ जो है प्लफ मैन यानी कि जो किसान हैं वो भी थके हुए अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से वापस आ रहे हैं, और इस संसार को अंधकार और मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ रहे हैं। लिव मिस होता है छोड़ना। अब ये वहीं पर बैठे हुए हैं, कहाँ? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में थॉमस ग्रे बैठे हैं और वहीं पर बैठ के एलिजी यानी जो पोएम है वो लिख रहे हैं। बीनीथ दोज rugged ilm that you trees sit, where haves the tough in many mouldering heap, each in his narrow cell, forever laid the rude forefather of his hamlet sleep। ठीक है, beneath मिस होता है नीचे, rugged मिस होता है खुरधुरा। इल्म जो है वो एक पेड़ होता है, इल्म जो है वो एक पेड़ होता है। ओके, द यू ट्री सदाबहार का पेड़ होता है, कि जो इल्म और जो सदाबहार के पेड़ हैं उसकी छाया के नीचे, उसकी खुरधरी छाया के नीचे, वेयर हेव्स द टर्फ। देखिए हेव्स मिस होता है आपका थोड़ा सा उठा हुआ, मतलब निकला हुआ। हेव्स मिस होता है निकला हुआ। द टर्फ मिस होता है घास या झाड़ियाँ। माउल्डरिंग मिस होता है टूटी फूटी, और हीप मिस होता है कब्र बोल लीजिए, या कोई ढेर होता है हीप मिस। देखिए मैं एक एक वर्ड पर नहीं पकड़ूंगा, अगर मैं एक एक वर्ड को, जैसे हीप मिस होता है आपका उभरा हुआ जगह, लेकिन उभरी हुई जगह अगर मैं बोलूँगा तो पोएम गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आप कब्र बोलिए, कब्र भी उभरी हुई होती है। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मॉडर्निंग हीव्स, जहाँ पर जो टूटी फूटी जो कब्र है उन पर कई घास निकल आई हैं। हीव्स मिस होता है उठना या निकलना। फिर से देखिए, इल्म और सदाबहार की छाया के पेड़ों की छाया के नीचे जो है वो टूटी फूटी कब्र हैं और उनमें कई घास निकल आई है। मतलब वो जो कब्र हैं वो बिगड़ चुकी हैं, आधी तो कब्र ही गायब हो चुकी हैं। कुछ कब्र मिट्टी की बनी हुई है तो वो आधी गल गई हैं, गायब हो गई हैं, उनमें खूब सारी घास निकल आई उस कब्र पे। देखिए डरिएगा मत, कोई मुर्दा नहीं निकलने वाला इसमें से। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। नैरो सेल, अब देखिए सेल मिस होता है लॉकअप, जेल जो होती है उसके लिए भी सेल का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे नैरो सेल के लिए बोलिएगा संकीर्ण कमरा, पतला छोटा कमरा। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, कि हमेशा के लिए लेटे हुए हैं इसमें नैरो सेल, इस पतले छोटे कमरे में। कौन लेटा हुआ है? द र्यूड,
अनपढ़, सीधे साधे, फॉर फादर, पूर्वज, ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट मीन्स होता है छोटा गांव, स्लीप मीन्स होता है सोना। तो एक छोटे से गांव के जो सीधे साधे से फॉर फादर मीन्स जो पूर्वज हैं वो सो रहे हैं हमेशा के लिए इस छोटे से कमरे में। किस छोटे से कमरे में? उन छोटे से कमरों में जो बिगड़ चुकी हैं और इन पे बहुत सारी घास निकल आई हैं। और ये घास कहाँ निकल आई हैं? सदाबहार पेड़ों और इल्म के पेड़ों के नीचे। तो इनमें जो गांव वाले हैं उनके पूर्वज जो बहुत सीधे साधे हैं, अनपढ़ हैं बेचारे, उन्हें बहुत चीज़ें मालूम नहीं है, वो उसमें सोए हुए हैं। अब देखिए रात हो चुकी है, अब सुबह होने वाली। सुबह हो गई, अभी तक रात थी। रात में सभी लोगों ने पोएट को कब्रिस्तान में, मतलब कब्रिस्तान में नहीं, संसार में अकेला छोड़ दिया था अंधेरे में। फिर उनको बड़ी याद आई पूर्वजों की और उन्होंने ये सारी बातें लिखी। क्लास 12 यूपी बोर्ड में अधिकांश जो पोएम है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अधिकांश पोएम प्रेरणा देने वाली नहीं है, बल्कि दुखी वाली बहुत है। आपको पूरा दुखी कर देंगे, ये मरना वो मरना, ये सब बहुत है। पोएम काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं, और बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल है, बहुत चीज़ें बताती भी हैं, एकदम सच्ची बात बताती हैं। लेकिन इस समय हम सब यूथ होते हैं, इस समय हमें इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, हम प्रेरणा पाएँ, हम आगे बढ़ें, कुछ जोश वाली स्टोरी पोएम होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, जैसा भी है सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा। द ब्रीजी कॉल द इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। ब्रीजी मीन्स होता है सुगंधित हवा जो हल्की हल्की बहती है, जिसको बोलते हैं समीर। कि जो ठंडी ठंडी हवा है, जो समीर है, वो बुलाती है। ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। मॉर्न मीन्स होता है सुबह, मॉर्निंग, उसी से बना हुआ। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। ओके, मतलब जो सुबह जो हवा चलती है, मन जिसमें मन मुग्ध हो जाता है, ऐसी हवा जो है बुलाती है। द स्वैलो, स्वैलो मीन्स होता है आबाबील, एक चिड़िया होती है आबाबील, मैंने देखा नहीं। ट्विटरिंग, ट्विटरिंग मीन्स होता है चहचहाना। फ्रॉम द स्ट्रो बिल्ड शेड, अपने घोंसले से, ऐसा कैसा घोंसला जो स्ट्रो यानी तिनकों से बना हुआ है, इसकी शेड में एक जो स्वैलो है यानी जो आबाबील चिड़िया है, वो ट्विटरिंग यानी चहचहाती है। और जो ब्रिजी है यानी जो हवा है सुबह की सुगंधित, वो भी बुलाती है। द कॉक श्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लोली ब्लड। एंड द कॉक, मुर्गा, मुर्गे की श्रिल यानी तीखी, क्लैरियन मीन्स होता है आवाज़, जो मुर्गे की आवाज़ होती, मुर्गे की तीखी आवाज़, ऑन द इकोइंग हॉर्न, और जो इकोइंग हॉर्न है, इकोइंग हॉर्न मीन्स होता है जो शिकारी लोग होते हैं वो अपने साथ एक बिगुल लेकर चलते हैं सुबह और उसको बजाते चलते हैं, और उसके साथ उसमें क्या होता है कि बाकी जो शिकारी होते हैं वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर वो लोग शिकार करने जाते हैं। अब अगर आज के प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ये पुरानी बातें हैं, इसीलिए मैंने बोला था ये फॉरेन की है, पुरानी है और गांव की है, तो उसी को लेकर चलिएगा। अब इकोइंग हॉर्न आजकल कोई नहीं बजाता है, आजकल मोबाइल पे कॉल कर देते होंगे। द कॉक श्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हॉर्न, कि जो मुर्गे की तीखी आवाज़ है और जो इकोइंग हॉर्न यानी कि जो शिकारियों द्वारा बिगुल बजाया जाता, उसका जो हॉर्न, उसकी जो आवाज़ है, और जो आबाबील की चहचहाहट है, और जो मंत्रमुग्ध हवा चल रही है, वो नो मोर शैल रोज, कोई भी उठा नहीं सकता। रोज में तो उठाना, राइस का फॉर्म, कोई भी उठा नहीं सकता। देम, उन्हें, किन्हें? उन्हीं फॉर फादर को, उन्हीं पूर्वज को जो सेल में यानी कब्र में लेटे हुए, फ्रॉम देयर लोली बेड, अपने नीचे वाले बिस्तर पे। लोली बेड का मतलब जो कब्र है नीचे ज़मीन में, उनको अपनी लोली बेड से, अपने नीचे के बिस्तर से उनको कोई भी उठा नहीं सकता। इतनी सारी चीज़ें, चाहे कितनी भी आवाज़ हो जाए, चाहे कितना भी मुर्गा बोल ले, चाहे कोई भी आबाबील चिड़िया बोले, चाहे कितनी अच्छी हवा चल जाए, लेकिन वो उठने वाले अब नहीं है। देखिए अभी तक जो पढ़ाया वो तो मस्ती थी,
लेकिन अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी बोर्ड का पता नहीं क्या बात है, उनको क्यों फेवरेट लगता है ये चीज़, बट ये पूछते हैं, आता ही आता है कॉम्प्रिहेंशन में, पढ़ लीजिएगा। ओके, इसलिए मन लगा के पढ़िएगा यहाँ से। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, जिनको बहुत सारी इच्छाएं होती हैं उनको कहते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं? अधिकतर अमीर लोग होते हैं। मॉक मिस होता है हंसी मजाक उड़ाना। टॉयल मिस होता है कठिन परिश्रम। कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं, यानी कि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उनके महत्वपूर्ण कठिन परिश्रमों का। जो गरीब लोग कठिन परिश्रम करते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कौन नहीं उड़ाएगा? जो एम्बिशियस लोग होते हैं, यानी कि जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनको कठिन परिश्रम जो गरीब लोग करते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके घर के जो गरीब लोग होते हैं, उनके जो घर के जो आनंद होते हैं, छोटे छोटे घर के आनंद होते हैं, उन लोग में कौन से आनंद होते हैं? बहुत बड़े तो होते नहीं, बेचारे गरीब होते हैं। तो जो घर की जो जॉयज हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अनिश्चित, और जो उनका भाग्य होता है जो अनिश्चित होता है उसके बारे में भी उन्हें हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उनके भाग्य में भी क्या, वो ज़्यादा सपने ही नहीं देखते। गरीब लोग ज़्यादा सपने नहीं देखते, उनके पास सपने ही नहीं होते, वो सोचते हैं पूरा ही नहीं हो पाएगा, इसलिए उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसे नहीं उड़ाना चाहिए? जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। होमली जॉय मीन्स जो घर के छोटे छोटे मनोरंजन होते हैं गरीबों के, उनका। और डेस्टिनी मीन्स भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स अनिश्चित। जो भाग्य में अनिश्चित, मतलब जो लक होता है उनका, जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा होता है, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। किसको? एम्बिशियस लोगों को। टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम, मॉक मीन्स हंसी उड़ाना। नॉर ग्रैंड्योर हेयर विद आ डिस्डेनफुल स्माइल, the short and simple annal of the poor, the boast of heredity, the pomp of power, and all the beauty, all the wealth ever gave, await alike the inevitable hour, the path of glory led but to the grave. Not grandeur, grandeur means होता है शानदार, here means होता है सुनना। disdainful means होता है घृणा, smile means होता है मुस्कुराना। कि जो ग्रैंड्योर यानी कि जो बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, उनको सुनकर हंसना नहीं चाहिए। डिसडेनफुल मीन्स होता है घृणा पूर्वक हंसना नहीं चाहिए। अगर ग्रैंड्योर यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत शानदार लोग होते हैं, उन्हें कोई भी बात सुनकर घृणापूर्वक हंसना नहीं चाहिए, स्माइल नहीं करनी चाहिए। वो बेचारे वैसे ही गरीब है, उनकी क्या हंसी उड़ाना। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, जो शॉर्ट छोटे सिंपल साधारण से, एनल ऑफ द पुअर। देखिए एनल मीन्स होता है जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं। तो गरीबों के जो सिंपल और साधारण से जो इतिहास है उनको सुनकर जो शानदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको घृणापूर्वक स्माइल नहीं करनी चाहिए। उनके कुछ छोटे मोटे इतिहास होंगे, उनको सुनकर बड़े लोगों को हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। बात समझ में आई? यहाँ तक फिर से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, कि एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षी लोगों को उनके कठिन परिश्रमों की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। देयर होमली जॉयज, उनके जो घर के छोटे छोटे मनोरंजन हैं उनको। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनके जो अनिश्चित अभाग्य है उसकी। नॉर ग्रैंड्योर, जो बड़े बड़े शानदार लोग हैं, हेयर, उन्हें सुनकर घृणापूर्वक स्माइल नहीं करनी चाहिए। किसकी घृणा, क्या नहीं सुनकर घृणापूर्वक स्माइल करनी चाहिए? द शॉर्ट एंड द सिंपल एनल ऑफ द पुअर, गरीबों की जो साधारण से इतिहास है उसको सुनकर उन्हें घृणापूर्वक स्माइल नहीं करनी चाहिए। द बोस्ट ऑफ, देखिए बोस्ट मिस होता है शेखी बखारना। हेराल्डरी मिस होता है वंशानुगत। द पॉम्प ऑफ पावर, देखिए पॉम्प मिस होता है दिखावा करना। एंड ऑल द ब्यूटी सुंदरता। ऑल द वेल्थ मीन्स धन। एवर गेव, अवेट, देखिए यहाँ तक समझिए, गेव तक। द बोस्ट ऑफ हेरेल्डरी, जो वंश में, मतलब जो पहले से ही वंशानुगत है,
और वो उनकी जो सीखी है, उनकी जो वो जो बड़ाई करते हैं खुद की, द पॉम्प ऑफ पावर, और जो शक्ति का जो दिखावा है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और ये सारा जो सुंदरता है, यानी जो वंश में कि हम इस परिवार में पैदा हुए हैं, हम इतने पैसे वाले हैं, इसकी सेखी बखारना, और जो शक्ति है उसका दिखावा करना, एंड ऑल द ब्यूटी, और ये जो सारी सुंदरता है, ऑल द वेल्थ, ये जो सारा धन है, एवर गेव, जो तुम्हें हमेशा के लिए दिया गया है, अवेट लाइक का इनएविटेबल। देखिए इनएविटेबल मीन्स होता है एक ऐसा चीज जो कभी ना कभी हो ही, मतलब अटल। इनएविटेबल बोल सकते हो अटल, या ऐसे बोल सकते हो कोई ऐसा कार्य जो जिसका होना निश्चित हो। कि अवेट, इंतजार करो, वो समय आएगा, वो समय जरूर आएगा। सेखी बखारने वालों, अपने वंशों की वंशानुगत की, अपने वंशों की सेखी बखारने वालों, अपने शक्तियों का दिखावा करने वालों, ये जो सुंदरता है सारी, ये जो वेल्थ है यानी जो धन है जो तुम्हें दिया गया है, इंतजार करो, वो समय आएगा, वो निश्चित इनएविटेबल, यानी कि वो समय आएगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी, की ये जो प्रसिद्धि, ग्लोरी मीन्स होता है प्रसिद्धि, ये जो प्रसिद्धि का जो रास्ता है, पाथ है, लेड बट टू ग्रेव, वो एक ना एक दिन ग्रेव मीन्स होता है कब्र, वो तुम्हें भी कब्र की ओर ले जाएगा। कि ये बड़े घरों में रहने वाले लोगों, उन छोटे गरीब लोगों की हंसी मत उड़ाओ, उनके छोटे इतिहास की हंसी मत उड़ाओ, उनके जो होमली जॉयज है उनकी हंसी मत उड़ाओ, उन्हें डिस्डेनफुल तरीके से मत उनके लिए हंसी करो। एक दिन जो तुम्हारी वंशों की ये जो सीखी बखारने की चीज़ है, और ये जो तुम्हारी पावर का जो दिखावा है, और ये जो तुम्हारी सुंदरता है, ये जो तुम्हारा धन है, वो जो तुम्हें दिया गया है, एक ना एक दिन वो समय जरूर आएगा कि तुम्हारी ये जो प्रसिद्धि का रास्ता है वो तुम्हारा किधर जाएगा, कब्र की ओर जाएगा। यानी कि तुम्हें भी एक ना एक दिन मरना होगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। तो सभी लोग समान हैं, एक ना एक दिन सभी लोग खत्म हो जाते हैं, सभी को कब्र में मिलना ही होता है। देखिए बेटा, मैंने फिर से बताया, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एक बार पीछे कर करके इसे आप इसे वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ठीक है, घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और खूब सारी पढ़ाई करिए, यही समय है खूब सारी चीज़ें सीखने का। ओके, गुड डे बेटा।